हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ब्रह्मास्त्र में। आज हम वितान में लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर का नाम है अतीत में दबे, बोल क्यों नहीं हो, अतीत में इसके लेखक कौन है? ओ थानवी। यहाँ तक आप चैप्टर पढ़ चुके हैं। इसका क्वेश्चन लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता। क्वेश्चन लिखे हैं सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, कॉमा, पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। कैसे? भव्यता का आडंबर नहीं था। कैसे? तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो सिंधु की सभ्यता है वो कैसी थी? साधन संपन्न थी। उसमें साधनों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। भव्यता का मतलब है दिखावे का कोई आडंबर नहीं किया गया, माने झूठे दिखावा नहीं किया गया। आडंबर माने बनावटी वेशभूषा, ठीक है, बनावटी चीजें नहीं की गई थी। जो भी था वहां पर रियल था। तो उत्तर लिखेंगे आप मुअन जोदड़ो, ऐसे ही लिखना है शब्द को, मुअन जो दड़ो। मुअन जोदड़ो विश्व का सबसे प्राचीन, मुअन जोदड़ो विश्व का सबसे प्राचीन और वास्तुकला की दृष्टि से पूर्ण नियोजित शहर था। वास्तुकला की दृष्टि से पूर्ण नियोजित शहर था। लग तो रहा है, देख लो आप एक बार जाके। पूर्ण नियोजित शहर था। पूर्ण विराम, वहां भवनों कौमा बंद नालियों, वहां भवनों कौमा बंद नालियों कौमा विभिन्न वस्तुओं, भवनों बंद नालियों कौमा विभिन्न वस्तुओं और मकानों के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, और मकानों के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वे उस काल की जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वे उस काल की। यहां तक लिख पाए सभी? क्यों नहीं लिख रहे? वे उस काल की अत्यंत विकसित व संपन्न सभ्यता को, अत्यंत विकसित व संपन्न सभ्यता को प्रदर्शित करते हैं। अत्यंत विकसित व संपन्न सभ्यता को प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण विराम, विकसित व संपन्न सभ्यता, विकसित व संपन्न सभ्यता होने पर भी
विकसित व संपन्न सभ्यता होने पर भी यहाँ के महलों व धर्मतंत्र के प्रतीक मंदिरों मूर्तियों आदि में कोई दिखावा नहीं था। मंदिरों मूर्तियों आदि में कोई दिखावा नहीं था। पूर्णविराम। धार्मिक अनुष्ठान भी होते थे। धार्मिक अनुष्ठान भी होते थे। लेकिन उनमें भव्यता का आडंबर नहीं था। अभी यही आपका था। कहां तक लिखवाए आप? इनमें भव्यता का आडंबर नहीं था। तो आपका क्वेश्चन था कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। कैसे? माने जो सिंधु की सभ्यता है उसमें क्या नहीं था? साधन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसमें दिखावा नहीं था कैसा भी। तो इसमें कहा गया है कि मोहनजोदड़ो विश्व का सबसे प्राचीन तथा वास्तुकला की दृष्टि से पूर्ण नियोजित शहर है। माने मोहनजोदड़ो सबसे पुराना और वास्तुकला की दृष्टि से पूर्ण नियोजित, माने यहाँ के अगर शहरों माने जो घरों की बनावट है या घरों की जो गलियां हैं और जो नालियां हैं वो वास्तुकला है। तो वास्तुकला की दृष्टि से पूर्ण नियोजित थी, उनमें कोई कमियां नहीं थी। वहां पर कुंड भी एक अच्छे स्तर से बने हुए थे। माने ऐसे ही नहीं है कि कहीं भी कुंड बना दिया, कहीं भी इधर में घर रह रहा है। एक कॉलोनी टाइप में पूरे घर बने हुए थे। आज से 5000 वर्ष पहले की बातें चल रही हैं। फिर भी आगे वहां भवनों, बंद नालियों, विभिन्न वस्तुओं और मकानों के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वे उस काल की अत्यंत विकसित व संपन्न सभ्यता को प्रदर्शित करते हैं। जब उसकी मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई है तो वहां से हमें अवशेष मिले हैं भवनों के, घरों के। तो वहां उन अवशेषों को, नालियों के, कुंडों के उन अवशेषों को देख करके ऐसा लगता है कि उस समय की वो कैसी सभ्यता थी? सबसे विकसित और प्रदर्शित सभ्यता थी। आगे है विकसित और संपन्न सभ्यता होने के बावजूद यहाँ पर महलों व धर्मतंत्रों के प्रतीक, मंदिरों, मूर्तियों आदि में कोई दिखावा नहीं था। देखो ये सभ्यता कैसी थी? विकसित थी। लेकिन विकसित होने के बाद भी यहाँ के मंदिरों में और जितने भी धार्मिक अनुष्ठान थे उनमें कोई दिखावा वाली बातें नहीं थी। माने वहां पर जो भी था रियल था, कोई दिखावा वाली चीजें नहीं थी। ठीक है, बनावटी वस्तुओं का कोई वहां पर हमें अवशेष नहीं मिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे।
सिंधु सभ्यता की खूबी, सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है। सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है। सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है। जो राज पोषित या धर्म पोषित, जो राज पोषित या धर्म पोषित, जो राज पोषित या धर्म पोषित, राज पोषित या धर्म पोषित न होकर, राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। ऐसा क्यों कहा गया है? राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था, ऐसा क्यों कहा गया है? अथवा लिखेंगे सिंधु घाटी के लोगों में, सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि, कला या सुरुचि, कला या सुरुचि का महत्व अधिक था। कला या सुरुचि का महत्व अधिक था। उदाहरण देकर समझाइए। कला या सुरुचि का महत्व अधिक था, उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर लिखें सिंधु सभ्यता के लोगों में, सिंधु सभ्यता के लोगों में कला या सुरुचि, सिंधु सभ्यता के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व अधिक था। कला या सुरुचि का महत्व अधिक था, कौमा यहाँ की वास्तुकला, कौमा यहाँ की वास्तुकला अनुपम है। यहाँ की वास्तुकला अनुपम है। यहाँ प्राप्त नगर नियोजन, कॉमा लगा के लिखेंगे यहाँ प्राप्त नगर नियोजन, कॉमा धातु व पत्थर की मूर्तियां, कॉमा धातु व पत्थर की मूर्तियां, धातु व पत्थर की मूर्तियां और मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, कौमा खिलौने, कौमा खिलौने आदि सभी, आदि सभी इसके कला पक्ष को, आदि सभी इसके कला पक्ष को प्रदर्शित करते हैं। आदि सभी इसके कला पक्ष को प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण विराम। इसी आधार पर कहा जाता है कि, इसी आधार पर कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता का सौंदर्य बोध, इसी आधार पर कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता का सौंदर्य बोध समाज पोषित था।
तो आपका क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की खूबी, उसका सौंदर्य बोध जो राज पोषित धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। मतलब यहाँ राजाओं का शासन न होकर के, किसी एक धर्म को विशेष न समझ करके समाज को विशेष समझा गया था। क्वेश्चन ये कह रहा है। तो उत्तर में सिंधु सभ्यता के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व अधिक था। माने भी अपनी कलाकृति, वो अपनी रुचि से अपना काम करते थे। देखो अभी गवर्नमेंट हमारे लिए सब कुछ बनवा देती है, लेकिन हमारी उसके प्रति सुरुचि नहीं है, माने हमारी रुचि नहीं है। गवर्नमेंट ने इतनी सड़क चौड़ी कर दी, रोड पर आप देख रहे होंगे अतिक्रमण हटाया गया है, तो फिर उस पर चौड़ी करने के बाद ही फिर लोगों ने घुमटियां रख दी, तो वो सड़क वैसी की वैसी रख दी। तो मतलब हमारी खुद सुरुचि नहीं है, क्योंकि जाम से परेशान हम ही लोग होते हैं, न कि गवर्नमेंट के लोग होते हैं। परेशानी का सामना किसको करना पड़ता है? आम आदमी को। अब सरकार ने हमें जो चीजें दे रखी हैं उनका क्या करना है? हमें उपयोग करना है और उनकी देखभाल भी करनी है। अगर आप देखभाल नहीं करोगे, सरकारी वस्तु समझ करके उसको वैसे ही तोड़ो फोड़ोगे, तो फिर उसका महत्व नहीं रह पाएगा और वो फिर आपके लिए ही हानि है। सड़क एक बार बन गई, फिर अगले 5 साल बाद 4 साल बाद तब बनेगी, तब तक आप पानी से समस्या है या कोई भी समस्या है उससे आप परेशान होंगे, ना कि सरकार के लोग परेशान होंगे। तो इसमें क्या होनी चाहिए? सुरुचि होनी चाहिए, अपने काम को करने में अपनी रुचि होनी चाहिए। अभी हमारी रुचि इतनी होनी चाहिए कि हमारे मकान के सामने से अगर नाली बंद है तो उस पानी को निकलने का काम हम भी कर सकते हैं। लेकिन अब तो समस्या ये है कि अपने मकान के सामने नाली बंद कर देते हैं, चलो जाने दो रोड पे पानी। तो ये क्या है? अपनी अरुचि, कार्य के प्रति रुचि नहीं है ना। आगे यहां पर क्या है? प्राप्त नगर नियोजन, धातु पत्थर की मूर्तियां, बर्तन, मोहरे, खिलौने आदि सब कुछ इसके कला पक्ष हैं। इसके कला पक्ष का मतलब है इनकी कलाकृति है, माने इनके पास कलाओं की कमी नहीं थी, सब चीजें हाथ से बनाई गई थी, कोई मशीन का आविष्कार ही नहीं था उस टाइम पर। तो इनकी जो कला के प्रति है अच्छी रुचि थी। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि जो सिंधु सभ्यता है राज पोषित और धर्म पोषित न होकर कैसी पोषित थी? समाज पोषित थी। यहाँ पर समाज को विशेष समझा गया था। अगला क्वेश्चन लिखे हैं, पुरातत्ववेत्ताओं पुरातत्ववेत्ताओं ने किस भवन को कॉलेज ऑफ प्रीस्टस कहा है? कॉलेज ऑफ प्रीस्टस कहाँ है? एक गहरी चिन्ह बंद करें कॉलेज ऑफ प्रीस्टस को। ऐसा कौन सा भवन है जिसे क्या कहा गया है? कॉलेज ऑफ प्रीस्टस कहा गया। तो उत्तर लिखेंगे आप, महाकुंड के उत्तर पूर्व में, महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबे भवन के, महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबे भवन के अवशेष मिले हैं। एक बहुत लंबे भवन के अवशेष मिले हैं पूर्वग्राम। इसके बीचों बीच, इसके बीचों बीच दालान, इसके बीचों बीच दालान, कौमा 3 तरफ बरामदे, दालान, कौमा 3 तरफ बरामदे और छोटे छोटे कमरे हैं, और छोटे छोटे कमरे हैं। पूर्वराम, इसे पुरातत्ववेत्ता, इसे पुरातत्ववेत्ता
धार्मिक अनुष्ठान, पुरातत्ववेत्ता धार्मिक अनुष्ठान का स्थान कहते हैं। धार्मिक अनुष्ठान का स्थान कहते हैं। इसलिए इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्टस कहा जाता है। इसलिए इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्टस कहा जाता है। तो इसमें कुछ नहीं है। जो महाकुंड है उसके उत्तर पूर्व में क्या है, बहुत बड़ा भवन के अवशेष मिले। इसके बीचों बीच में दालान तीन तरफ पर बरामदे, माने बीचों बीच में ढलान वाला स्थान है। उसके बाद तीनों साइड में क्या है, बरामदे हैं तथा छोटे छोटे कमरे भी बने हुए हैं। इसे जो पुरातत्ववेत्ता हैं वो इसे क्या मानते हैं कि जहां पर कोई धार्मिक कार्य किया जाता होगा, हवन है, यज्ञ है, जो भी प्रक्रिया है वहां पर की जाती होंगी, इसलिए इसे क्या कहते हैं वे, कॉलेज ऑफ प्रीस्टस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिखे हैं, मोहनजोदड़ो और चंडीगढ़ के नगर, मोहनजोदड़ो और चंडीगढ़ के नगर शिल्प की समानताओं को लिखिए। मोहनजोदड़ो और चंडीगढ़ के नगर शिल्प की समानताओं को लिखिए। जहां लोग बैठते हैं ना धार्मिक अनुष्ठान में, चारों साइड में, वो क्या है, बरामदा है। जैसे कोई धार्मिक हवन वगैरह किया जा रहा है, तो अभी राजाओं के पहले बड़े बड़े शासन हुआ करते, तो वहां पर अनेक लोग आते थे, तो अभी लोग कहाँ बैठे हुए हैं, चारों साइड में बैठे हुए हैं, तो वो क्या है, वो वाला एरिया, वो बरामदा। ठीक है, आगे उत्तर लिखें इसका। नंबर 1, मोहनजोदड़ो और चंडीगढ़ में सड़क के दोनों ओर घर हैं। मोहनजोदड़ो और चंडीगढ़ में सड़क के दोनों ओर घर हैं। सेकंड पॉइंट लगाएं, दोनों स्थानों पर कोई भी घर सड़क की ओर नहीं खुलता है। दोनों स्थानों पर कोई भी घर सड़क की ओर या तरफ नहीं खुलता है। नहीं खुलता है, अर्थात सभी घरों की सड़क की ओर पीठ है। अर्थात सभी घरों की सड़क की ओर पीठ है। तो भैया सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि मोहनजोदड़ो की और चंडीगढ़ की सड़कें कैसी हैं, एक समान है। दूसरा है वहां के जो घर बने हुए हैं उन सभी घरों की जो पीठ है वो सड़क की ओर है। सड़क की ओर कोई भी घर खुलता नहीं। जी आपने चैप्टर पढ़ा था जब भी। अगला क्वेश्चन लिखे हैं, मोहनजोदड़ो को देखते देखते लेखक को किसकी याद आ गई। मोहनजोदड़ो को देखते देखते लेखक को किसकी याद आ गई। उत्तर लिखें,
मोहनजोदड़ो को देखते देखते, मोहनजोदड़ो को देखते देखते लेखक को जैसलमेर के मुहाने पर स्थित, जैसलमेर के मुहाने पर स्थित, जैसलमेर के मुहाने पर स्थित पीले पत्थरों के, पीले पत्थरों के, पीले पत्थरों के घर वाले खूबसूरत, पीले पत्थरों के घर वाले खूबसूरत गांव, पीले पत्थरों के घर वाले खूबसूरत गांव, क्या नाम है गांव का? कुलधरा की याद आ गई। तो वहां के घरों को देख रहे थे, फिर उन्होंने जैसलमेर में भी देखा। तो पीले पत्थरों के जो घर हैं कहां पर थे? कुलधरा में। तो उस गांव की याद आ गई। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में बड़े घरों में, मोहनजोदड़ो में बड़े घरों में भी छोटे छोटे कमरे, बड़े घरों में भी छोटे छोटे कमरे होने का, छोटे छोटे कमरे होने का क्या कारण हो सकता है? छोटे छोटे कमरे होने का क्या कारण हो सकता है? उत्तर लिखें। मोहनजोदड़ो के बड़े घरों में मोहनजोदड़ो के बड़े घरों में छोटे छोटे कमरे होने का, छोटे छोटे कमरे होने का यह कारण हो सकता है, यह कारण हो सकता है कि शहर की आबादी, कि शहर की आबादी अत्यधिक रही होगी, कि शहर की आबादी अत्यधिक रही होगी। पूर्वराम। अगला क्वेश्चन लिखें, मोहनजोदड़ो के घरों की क्या विशेषताएं थीं? मोहनजोदड़ो के घरों की क्या विशेषताएं थीं? उत्तर में लिखेंगे, मोहनजोदड़ो के घरों की निम्नलिखित विशेषताएं थीं। मोहनजोदड़ो के घरों की निम्नलिखित विशेषताएं थीं। नंबर एक, सड़कों के दोनों ओर मकान होते थे, सड़कों के दोनों ओर मकान होते थे, परंतु सड़कों की ओर घरों की पीठ होती थी, परंतु सड़कों की ओर घरों की पीठ होती थी। सेकंड पॉइंट लगाएंगे, मोहनजोदड़ो में घर
बड़े और छोटे दोनों प्रकार के होते थे। बड़े और छोटे दोनों प्रकार के होते थे, लेकिन उनकी वास्तुकला शैली एक समान होती थी। तो जो मोहनजोदड़ो है वहां घर कैसे होते थे? छोटे भी होते थे, बड़े भी होते थे, लेकिन कैसे होते थे? एक समान होते थे। ऐसा लगता था कि सभी एक जैसे ही बने हुए, एक ही व्यक्ति के। दूसरी विशेषता थी कि सभी घरों की जो पिछले वाला हिस्सा है, फीट है, वो मुख्य सड़क की ओर होती थी। लास्ट क्वेश्चन लिखा है, मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन की दो विशेषताएं बताइए। मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की दो विशेषताएं बताइए। क्या करें उसे? मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की दो विशेषताएं बताइए। तो उत्तर में लिखेंगे, मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। बोले नंबर 1 लिख दिया। नंबर 1 में लिखें, यहाँ की मुख्य सड़कें चौड़ी, लेकिन गलियां अपेक्षाकृत सकरी होती थी। सेकंड पॉइंट लिखे हैं, यहाँ के नगरों में पानी की निकासी की उत्कृष्ट व्यवस्था थी। पानी की निकासी की उत्कृष्ट व्यवस्था थी। तो पहली बात है कि यहाँ की जो मुख्य सड़कें कैसी थी? चौड़ी थी, लेकिन यहाँ की जो गलियां हैं वो कैसी थी? सकरी थी। लेकिन यहाँ पर जो पानी निकासी की व्यवस्था है वो क्या थी?